से फॉरेस्ट का ऑप्शन फिर कैसे आया? फॉरेस्ट डीएफओज उस जमाने में तो ये रॉयल सर्विस थी ना जी। उनके टोर शोर डे के हजारा में, उसकी वजह से फॉरेस्ट की तरफ रुझान बढ़ा या कोई क्या वजह क्या नहीं बनी? उसकी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, जो सिलसिला हमने क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे शुरू किया था, अब जहां पे भी आप जाए, आप क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन की बात कर ले, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात कर ले, वाइल्ड लाइफ की बात कर ले, या आप बर्ड डाइवर्सिटी की बात कर ले, तो फॉरेस्ट के अलावा बात बनती नहीं है। जंगलात ही से कार्बन डाइऑक्साइड की कायनात में जो ग्रीन हाउस गैस है, वो जंगलात ही उसको कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। क्लाइमेट अडाप्टेशन में जो फ्लड्स है और वाटर शेड मैनेजमेंट में जंगलात एक अहम रोल प्रोवाइड करते हैं, और वाइल्ड लाइफ का मस्कन भी जंगलात ही है, जबकि बर्ड डाइवर्सिटी में भी। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे फॉरेस्टर से करते हैं जो कि बीएससी में प्रैक्टिकल फॉरेस्टर में गोल्ड मेडल है, एमएससी में बेस्ट फॉरेस्टर गोल्ड मेडल है, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से फॉरेस्ट मैनेजमेंट में मास्टर किया, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट रहे, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन रहे, और उसकी इंटेग्रिटी, उसकी हम्बलपन, उसके हंसमुख चेहरे पे आप यकीनन उससे मिलकर खुश होंगे। जनाब इकबाल स्वाति साहब, सर वेलकम टू आवर फोरम, थैंक यू वेरी मच टू बी विद अस। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया, कॉल किया, और जो कुछ कलमात आपने कहे, पता नहीं ये नाचीज उस काबिल है या नहीं। नहीं सर, बिल्कुल ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। अमूमन सर हमारी ख्वाहिश ये और होती है कि हमारे व्यूअर के लिए आप अपनी कहानी बचपन से शुरू करें, गड़ी हबीबुल्लाह की गलियों में, जहाँ से आपने स्कूल कहाँ से पढ़ा, कॉलेज कहाँ से पढ़ा? जी, मैं हमारे गांव का जो नाम है गुल मेहरा, अच्छा, गुल मेहरा, तो वो गड़ी बुल्ला से 4-5 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ उतर के और पहाड़ आके चढ़ते थे और उतरते। प्राइमरी एजुकेशन तो गांव में थी सर, और मैट्रिक तक एजुकेशन जो है फिर हमने गड़ी बुल्ला हाई स्कूल जो कि 50s में बना था, अच्छा, वहां से हासिल की। ठीक। और वो एक टर्निंग पॉइंट उसमें मैं ये कहूँगा ये था कि अगर उस वक्त जो हेडमास्टर साहब जनाब उमर खान साहब अगर न होते, और डार साहब जो साइंस की टीचर थे, क्योंकि पहली दफा साइंस की क्लासेस शुरू हुई थी, और इन दोनों ने हमें इनकरेज किया कि आप साइंस पढ़ें। और अगर मैं साइंस न पढ़ता तो शायद मैं आज इस पोजीशन में फॉरेस्टर भी न बनता। तो मैं समझता हूँ कि वो दोनों शख्सियात जो थी जिन्होंने हमें इनकरेज किया और इधर आज इस पोजीशन में हम आए। कॉलेज की एजुकेशन सर कहाँ से हासिल की? कॉलेज की एजुकेशन मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद से हासिल की। अच्छा, वहाँ से और हर आदमी की जो ख्वाहिश थी कि एफएससी के बाद डॉक्टर बने या वो डॉक्टर नहीं बनता, तो फिर मैं बीएससी में दाखिला ले लिया, और उस वहाँ पर फिर मेरी पोजीशन क्लास में सेकंड थी, और एक मेरा दोस्त 1 नंबर पे मुझसे आगे था। अच्छा। और यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में था मैं। गुड। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अब तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। हाँ, बीएससी पे। लेकिन वो उसी साल क्राइटेरिया चेंज हुआ। अच्छा। तो फिर मैंने कहा अब तो मेरे लिए ऑप्शंस ही कुछ और होंगी। अब तो मेरे लिए फॉरेस्ट का ऑप्शन फिर कैसे आया? फॉरेस्ट डीएफओज उस जमाने में तो ये रॉयल सर्विस थी ना जी, उनके टोर शोर डे के हजारा में, उसकी वजह से फॉरेस्ट की तरफ रुझान बढ़ा या कोई क्या वजह क्या? नहीं, उसकी 2-3 रीजन हैं। एक रीजन ये है कि मेरी फैमिली में अच्छा मेरे लिए एक सिंबल था, मेरे अंकल हाजी लियासर खान, अच्छा, जो कि फॉरेस्ट सर्विस में वेस्ट पाकिस्तान के जमाने से आए थे। दूसरा, और हमारी फैमिली के सबऑर्डिनेट सर्विस में भी लोग थे। एक तो ये इंसेंटिव था। दूसरा ऑप्शन ये थी कि अब मैंने जॉब करनी है, जॉब सीकर था मैं। तो अब या तो मैं कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जाता, जाके एमएससी बॉटनी या केमिस्ट्री में करता। तो इमीडिएटली उसके बाद चूंकि एक एडवर्टाइजमेंट आई अखबार में, तो पेशावर आए, पहली दफा पीएफआई में आए, एग्जाम दिया। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता था या कैसे था? नहीं, वो पीएफआई की जो सिलेक्शन थी, अपनी सिलेक्शन थी, वो अपनी थी। और एहसान रहमान साहब जो डीजी थे और जीएम खटक साहब डायरेक्टर थे। अच्छा। ये एक बोर्ड था पूरा, तो उन्होंने सिलेक्शन की थी। अच्छा। तो उनकी सिलेक्शन के उन्होंने तो इंटरव्यू के दौरान ही
ऑलमोस्ट बता दिया था कि भाई हम आपको सिलेक्ट करेंगे, तो क्या आपने यहाँ पर रहना है, काम करना है। फिर आप आए पीएफआई में और फिर आपने सबको पीछे छोड़ दिया। आपने बीएससी में गोल्ड मेडल लिया, क्योंकि सर सिर्फ गोल्ड मेडल तो नहीं लिया, 2-4 और भी मेडल थे, ब्रॉन्ज और सिल्वर और पता नहीं किसी और के लिए कुछ छोड़ा। ये एक्चुअली पीएफआई की एनवायरमेंट्स ऐसी हैं जो इंसान को कंपटीशन की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा। मसलन मैं ये कहूँगा जिस वक्त 69 के अंदर अक्टूबर में मैंने ये ज्वाइन किया था बीएससी फॉरेस्ट्री, तो उसी साल एक हमारे दोस्त मलक मुमताज साहब जो ग्रेजुएट हुए थे और उसने सारे मेडल लिए थे। अच्छा। तो मुझे अंकल ने कहा कि देखो ना, ऐसे लोग भी हैं जो सब मेडल लेते हैं, तो एक इंसेंटिव तो मोटिवेशनल फोर्स यहाँ से क्रिएट हुई। अच्छा। दूसरा, पीएफआई की एनवायरनमेंट जो है वो खुद ब खुद कंपटीशन क्रिएट करती है। मुमताज मलिक साहब का हमने इंटरव्यू किया था, लेकिन उसने मेडल हमसे छुपाए, नहीं बताया कि मैंने सारे ले लिए हैं। तो चलो आज उसका भी बांधा फूट गया और आपका भी जो है ना अपने खुद ब खुद अगर उन्होंने नहीं बताया तो मेरा ख्याल हमारा फर्ज बनता है कि हम चले ना, आज दोनों की आ गए। तो सर ये बताए उस जमाने की पीएफआई और आज की पीएफआई। मैंने भी पीएफआई में थोड़ा जॉब किया है, 1985 में ज्वाइन किया था, फिर मैं पीएचडी के लिए गया इंग्लैंड, फिर 91 में दोबारा आया। हमने उसके आखिरी वो देखे जब इकबाल शेख और जीएम खटक साहब एज ए डीजी ऑलमोस्ट जा रहे थे। आपके दौर की पीएफआई कैसी थी? मैं पीएफआई में 4 साल मैंने कोर्स किया, बीएससी और एमएससी, और 3 साल मैंने सर्विस की। और मेरे ज़माने में डॉक्टर जीएम खटक साहब थे, फिर डायरेक्टर, फिर डीजी थे शेख महमूद इकबाल साहब। मैं समझता हूँ कि ये रोल मॉडल थे दोनों मेरे लिए। और इन्होंने जो मोटिवेशनल फोर्स हमारे लिए दोनों शास्त्र ड्राइव किया हमें, मतलब इनके साथ हमने सर्विस भी की और पढ़ाई में भी ये हमारे वहाँ पर टीचर भी थे और पढ़ाते भी थे। तो मैं समझता हूँ कि उस ज़माने के पीएफआई की सबसे बड़ी डिस्टिंक्शन ये थी कि डिसिप्लिन, और दूसरे नंबर पे टाइम की कीमत, और तीसरे नंबर पे ये था कि टेक्निकली आपको वो साउंड और फिजिकली फिट रखने थे। एज ए फॉरेस्टर वो उस वक्त वो ऑलमोस्ट आर्मी की तरह जिस तरह वो ट्रेनिंग देते थे, तो सुबह सवेरे पीटी कराना। पीएफआई से सर निकल के आपकी पहली अपॉइंटमेंट कहाँ पे हो गई एज ए डीएफओ? या पहले तो आप पीएफआई में मैंने 3 साल अब सर्विस की, तो वहां से फिर हमने सोचा कि अब हमें आगे या तो यहीं पे रहना है या आगे जाना है। तो हम 3-4 दोस्त जो थे, तो उसमें फिर हमने ये किया कि मैंने फिर सुपीरियर फॉरेस्ट सर्विस का शायद ये आखिरी बैच था, हमने अप्लाई किया एज ए फॉरेस्ट असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। उसमें सिलेक्शन हो गई, तो फिर पीएफआई को छोड़ के दोबारा में एमएससी फॉरेस्ट्री ज्वाइन की मैंने। और एज असल मुझे ये थी कि मैंने ऑलरेडी वो कोर्सेज बीएससी फॉरेस्ट्री में पढ़े हुए थे, तो लिहाजा मुझे काफ़ी हद तक सहूलत थी एज कम्पेयर टू दूसरे जो स्टूडेंट्स थे। एक मेरे दोस्त थे शौकत अली साहब, वो भी मेरे साथ सिलेक्ट हुए थे। अच्छा। और वो मेरिट पे आए थे, तो मैं अपनी जोन की सीट पे आया था। ठीक, अच्छा, शौकत अली साहब मेरिट पे आए जी। तो एमएससी में भी आपने गोल्ड मेडल लिया? जी, एमएससी में मैंने डिस्टिंक्शन ये थी, मैंने 4 मेडल लिए थे। अच्छा। तो एक जो मेरिट में आने का और बाकी वो मतलब सब्सिडरी सब्जेक्ट का, वाटरशेड का और फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट्स का। और एमएससी के बाद आपकी फिर एज असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर? फर्स्ट मेरी जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी वो स्वात में सैयद कुनैन शाह साहब डीएफओ जो थे हंगू वाले, अच्छा, उनके साथ हुई थी। तो उन्होंने हमें फील्ड में काफी हद तक अंडर ट्रेनिंग रहा 1 साल। तो फिर इंडिपेंडेंट पोस्टिंग पे ही मेरी जो थी वो डॉक्टर जीएम खटक साहब उस वक्त चेयरमैन थे एफडीसी की। एफडीसी नई लॉन्च हुई थी उस जमाने में, तो उन्होंने मुझे और शौकत साहब को पिक किया कि आप दोनों हमारे साथ एफडीसी में आ जाए। तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी जो थी वो कागान में एफडीसी में थी, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट नहीं, एज ए डिप्टी फॉरेस्ट मैनेजर। अच्छा, डिप्टी फॉरेस्ट। जी हाँ। तो हम 2 ही थे, एक सरन में एक कागान में। तो वहाँ कितना अर्सा रहे? मैं ऑलमोस्ट वहां पर कोई 2-2.5 साल रहा। और वहां फिर मेरी पोस्टिंग हो गई पेशावर सेक्रेटरीट में सेक्शन ऑफिसर साहबजादा या साहब के साथ। तो फिर वहां पर मैं जो है वो दिसंबर 81 तक रहा। और फिर आप स्टेट वहां से फिर मैंने यूएनडीपी के स्कॉलरशिप आए थे, तो फिर मैं स्टेट चला गया, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में एमएस के लिए। फिर आपने फॉरेस्ट मैनेजमेंट में? जी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में वहां से मैंने फिर एमएससी की। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि एक ख्वाहिश जो थी, जो शुरू में मैं स्वात में था, तो 1-2 दफा किसी अचानक
दोस्तों ने पूछा, मैंने कहा यार मेरी ख्वाहिश है कि मैं अमेरिका जाऊं और मैं अच्छा। पढ़ूं। तो पता नहीं बाज दफा कोई ख्वाहिश लम्हा पूरी हो कबूलियत जाती का होता है, अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। है। और मुझे बहुत शौक था कि अपने आप को किसी स्पेशलाइज फील्ड में ले जाऊं, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट में स्पेशली जो सिल्वीकल्चरल मैनेजमेंट है वो बुनियाद है फॉरेस्ट्री की। जी, सेरिकल्चर। अगर कोई आदमी सिल्वीकल्चरल मैनेजमेंट पे नहीं जाता तो वो ना इकोसिस्टम मैनेजमेंट को समझ सकता है, और ना वो लैंडस्केप मैनेजमेंट को समझ सकता है, और ना वो किसी और टिम्बर मैनेजमेंट तो उसका एक बहुत छोटा सा जुज है। जी, जी। तो मेरा ख्याल है अमेरिकन की तालीम जो है उसने हमारे विजन को ब्रॉड किया है जी, जी। कि जी फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट अलग है, प्राइवेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट अलग है, रिक्रिएशनल मैनेजमेंट अलग है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट अलग है, वाटरशेड मैनेजमेंट उस अलग है, और उस तो बाद लैंडस्केप मैनेजमेंट अलग है, और स्नो पेक मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है जो इस वक्त मेरा ख्याल उसकी बड़ी ज़रूरत है कि आदमी किस तरह आप उसकी मेल्टिंग को स्लो करें ताकि फ्लड्स कम आए या ग्लेशियर्स और एवलांचेस जो हमेशा आती रहती है उनको कम किया जा सके। तो फिर आप यूएसए से 1984 में वापस आए? जी मैं 82 में वापस आ गया था। अच्छा, 82 में वापस आए। और फिर वापस आके मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो हुई वो कागान वर्किंग प्लान में हुई। अच्छा। मैं समझता हूँ कि एज ए डीएफओ मेरी सबसे अच्छी पोस्टिंग जो है वो वर्किंग प्लान की है। चले सर, आपकी कैरियर पे तो बात करते हैं, कहानी लंबी है, थोड़ा सा हम अपने व्यूवर्स को ब्रेक देते हैं क्योंकि व्यूवर्स हमारे बड़ी जल्दी थक जाते हैं। अच्छा, तो उनको हम थोड़ा सा ब्रेक करके फिर आपकी अगली कहानी शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बी विद अस।